डॉक्टर शाहिद स्वीडन से। और बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं कि हम स्वीडन कैसे आए। हमने भी स्वीडन आगे सेट होना है। तो इसके काफ़ी लेंथी आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन स्वीडन आने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका जो है वो है कि आप एज ए स्टूडेंट आएँ। ऑफ कोर्स अगर आपका वाकई मकसद पढ़ने का है, आगे लाइफ में जो है ना अपने करियर को ऊपर लेके जाने का है, तो आप एज ए स्टूडेंट आएँ। और अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ट्यूशन फ़ी है जो कि अच्छी खासी है। लेकिन ट्यूशन फ़ी से बचने के लिए आपके पास ये है कि आप स्कॉलरशिप लें। यहाँ पर स्कॉलरशिप्स दो किस्म की हैं, एक है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और एक है एसआई स्कॉलरशिप। इन दोनों की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल थिंक ग्लोबल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, या फिर एसआई की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, तो उसकी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन एसआई स्कॉलरशिप को विन करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस, क्या क्या टिप्स हो सकती हैं, उसके लिए आज हमारे साथ इस सेशन में 3 विनर लेडीज़ मौजूद हैं। इन्होंने इस साल एसआई स्कॉलरशिप विन किया है। जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है जो मैंने आपको एक टाइप बताई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ होती है। लेकिन जो एसआई स्कॉलरशिप है उसमें ना सिर्फ आपकी ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ होती है, बल्कि आपको 10,000 स्वीडिश क्राउन ईच मंथ मिलता है, जो कि आजकल के कन्वर्जन रेट के मुताबिक तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, राइट। तो विदाउट फर्दर अडू मैं आप आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट्स हैं उनका तारफ़ करा दूंगा क्विकली, और फिर हम उनसे गपशप करेंगे। और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप उनसे सीखने की कोशिश करें कि आप किस तरीके से एक विनिंग एप्लीकेशन एसआई स्कॉलरशिप की फाइल कर सकते हैं। हमारे साथ आयशा मौजूद हैं, आयशा खालिद। आप लुंड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। हमारे साथ सैयदा शाहपारा हैं, आप केटीए यूनिवर्सिटी में सस्टेनेबल एंड अर्बन प्लानिंग डिज़ाइन में मास्टर्स कर रही हैं। और हमारे साथ सुंदस अयूब हैं, आप uppsala यूनिवर्सिटी में आईटी सिस्टम्स में मास्टर्स कर रही हैं। तो आप तीनों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम निकाला ताकि आप अपनी लर्निंग दूसरों के साथ शेयर कर सकें। तो सबसे पहले आयशा मैं आपकी तरफ जाता हूँ और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि आपके अंदर, आपके प्रोफाइल के अंदर या आपकी एप्लीकेशन में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि आपको एसआई स्कॉलरशिप मिला? बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने पाकिस्तान में लाहौर से बैचलर्स किया था इन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम 2017. Along with that, I've been working in the marketing and innovation area for 6 years in Pakistan. So मैंने public, private, not for profit sector तीनों को explore किया हुआ in different capacities. And my last job was as a marketing manager with a private sector healthcare organization. एंड अगर मैं ये देखूं कि मेरी एप्लीकेशन में ऐसी क्या चीज़ थी जो मुझे लगता है काम आई मेरे, नंबर 1 तो आई गॉट लकी इन द सेंस कि मैंने 2021 में एसआई लीडर लैब में पार्टिसिपेट किया था, जो स्वीडिश इंस्टीट्यूट का अपना एक प्रोग्राम होता है। सो आई वाज ऑलरेडी एन एलुमनाई ऑफ स्वीडिश इंस्टीट्यूट, बट अलॉन्ग विद दैट आई वर्कड इन द नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर, और साथ में मैंने काम कुछ किया हुआ है जेंडर इंक्लूजन पे और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे। और मैंने को फाउंड किया एक ऑर्गेनाइजेशन which is All Pakistan Women Movement that is working to help women start their own businesses or get financial independence. So I think जो मेरे प्रोफाइल थी और जो मेरी एप्लीकेशन थी उसमें जो इम्पैक्ट मैंने अपने इन कामों का दिखाया, स्पेसिफिकली जो मैंने स्टैटिस्टिक्स शो किए थे, दे वर द रीजन जिसकी वजह से आई गॉट सिलेक्टेड। जी शाहपारा, अगर सेम क्वेश्चन मैं आपको करूँ। थैंक यू सो मच। आई थिंक जो मैं समय रेलेवेंट रहा था इन टर्म्स ऑफ माई सक्सेस वॉज प्रॉबेबली माई वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई किया था, लाइक स्कॉलरशिप्स के लिए, बट आई डिड सी कि वहाँ पे एक एकेडमिक का आपको मिलता है एडवांटेज कि अगर आपकी CGPA वगैरह काफ़ी अच्छी हो तो यू ऑलवेज गेट एन एज। बट मुझे यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी लगी थी, इट वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर लीडरशिप एक्सपीरियंस एंड योर वर्क एक्सपीरियंस, जो कि मेरा काफ़ी रेलेवेंट रहा है फील्ड में, क्योंकि मैं आर्किटेक्चर बैकग्राउंड की हूँ और मैंने ह्यूमैनिटेरियन आर्किटेक्चर में बहुत काम किया हुआ है और मैंने NGOs के साथ बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है।
And my last job थी, that was more with urban design, which I eventually linked back to my master's program जिसमें मैंने apply किया था. But if I were to say the success for my application, that would be my work experience, definitely. जी शुक्रिया। सुंदस। ओके सो बट आई थिंक जो मेरी एप्लीकेशन में विनिंग या गेम चेंजर पार्ट था, दैट वाज आई गेस मेरी एप्लीकेशन या मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो था, दैट इज इन डिफरेंट सेक्टर्स, लाइक इन हेल्थ केयर, इन आईओटी, इन एचआर मैनेजमेंट, लेकिन उसमें एक कंसिस्टेंसी या जो एक ब्रिज था, दैट वाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज आई वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर एचआर प्रोजेक्ट मैनेजर for all of these domains. So I guess diversity plus the linkage of that diversity, I guess that is something जो एक strong application का part होनी चाहिए ऐसे के लिए. तो I guess I had all of that essence, और that helped me a lot to win this scholarship. Awesome. अच्छा, ऐसा है कि ऐसा स्कॉलरशिप जब वो लोग ग्रांट करते हैं तो वो स्पेसिफिक एजुकेशनल प्रोग्राम्स उनके एरियाज उनको टारगेट करते हैं। तो आयशा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है या आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपकी जो फील्ड ऑफ एजुकेशन थी वो एक प्रेफर्ड एरिया थी फॉर ऐसे स्कॉलरशिप? और इसके साथ साथ आप ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट जा रहा है या कौन से प्रोग्राम में जा रहा है कि वो मैटर करती है ऐसा स्कॉलरशिप लेने के लिए या नहीं? I would say कि यूनिवर्सिटी डेफिनेटली मैटर करती है, बिकॉज ऐसा है कि अगर आप ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स देखें, सो आई एम फ्रॉम लुंड यूनिवर्सिटी, वहाँ के हिसाब से लुंड यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा स्कॉलर्स इस साल आए हैं, विच मीन्स, और हर साल हमारा चैप्टर सबसे बड़ा होता है, इट्स अराउंड 120 स्कॉलर्स, जो काफ़ी सारे लोग हैं। सो ऐसा है कि कुछ प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज़ होते हैं और वो पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज फिर आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे ज़्यादा एरियाज़ हैं। अलॉन्ग विद दैट आई थिंक मेरा जो फील्ड है वो प्रेफर्ड एरिया इसलिए है बिकॉज ओवरऑल स्वीडिश इंस्टीट्यूट एंड स्वीडिश एम्बेसी इन पाकिस्तान को भी अगर आप देखें तो उनका एंटरप्रेन्योरशिप और इस तरह के और कुछ एरियाज हैं जिस पे वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। सो वो फिर जो है आपकी एप्लीकेशन को उसके हिसाब से प्रायोरिटाइज करवाता है। सो लास्ट ईयर की आई थिंक अप्लाई करने से पहले लास्ट ईयर के विनर्स को देखना इंपॉर्टेंट है। That's interesting because when I applied, I did not know this part. मुझे अभी पता चल रहा है। मुझे भी नहीं पता था, I got to know it once I came here. Yeah, because मेरा जो process था वो slightly different था, because मैंने जो है, because मेरी job में जो था ना, I was working with an NGO, तो हमारा sustainable development goals के साथ काफी ज़्यादा connection था एक किस्म से। तो जब मैंने अप्लाई करने के लिए देखा तो जो उनकी आप वेबसाइट जैसे खोलते हो ना, आपको वहाँ पे लिखा होता है कि अगर आपका काम इज इन अलाइनमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और स्पेशली पीपल फ्रॉम पाकिस्तान और द साउथर्न एशिया, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो जब मैंने वो चीज़ देखी, मैंने कहा अच्छा मेरा काम तो लाइक डायरेक्टली लिंक हो रहा है, देन व्हाई शुडंट आई अप्लाई। तो आई थिंक मेरा ये रहा था काफ़ी। एंड जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपकी फॉर द कोर्सेज, it makes a huge difference if you could align the courses to your work experience, और आपका जो SDGs जिसमें आपने काम किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अगर आप उसके साथ अलाइन करते हैं ना एक किस्म से अपना कोर्स की सिलेक्शन, I think that also plays a huge role, because then they see a full picture कि अच्छा हाँ भाई इस बंदे को इस चीज़ में शौक है, and they have been passionately working towards it. So I feel even if you select a course that may have not been selected previously, because मैंने देखा था, मैंने एक साल पहले भी अप्लाई किया था SI के लिए, तो आई डोंट थिंक किसी को मिला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन अर्बन डिजाइन में स्पेसिफिकली, बट दिस टाइम दे टुक पीपल इन, सो आई एम नॉट क्वाइट श्योर इफ दे चेंज द क्राइटेरिया, but I feel कि इस बार because I had more experience to add to my work experience requirement, तो मेरा उस तरह से काफी अच्छी सीक्वेंस बन गई थी वर्क की, and which I think probably put me out as a strong candidate, and that probably helped me. टोटली अग्रीड। जो आपने कहा, जो मेरा नॉलेज है अभी तक ऐसा स्कॉलरशिप का, उनका जो मेन टारगेट होता है कि वो चाहते हैं कि जो SDGs हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसके लिए लोगों को तैयार किया जाए। तो नो मैटर व्हाट कि आपका एक्चुअल प्रोग्राम क्या है, लेकिन अगर आपके प्रोग्राम के कंटेंट्स SDGs के साथ अलाइन करते हैं, या फिर आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है उसमें उसके साथ अलाइनमेंट है,
या फिर जिस तरह आप लोगों ने एनजीओज में काम किया है, आशा भी कह रही थी कि उन्होंने एनजीओ एक फॉर्म की थी वुमेन के लिए। तो इस किस्म का जो वॉलंटियर वर्क है उसको बहुत ज़्यादा जो है ना ये लोग इनकरेज करते हैं कि थिंग्स आउटसाइड ऑफ योर एजुकेशन। आपने क्या कुछ किया है? हम्म। जी सुंदर, सेम क्वेश्चन टू यू। या आई गेस दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, क्या कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का आई गेस आयशा ने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि अब कुछ ट्रस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं आई गेस, जो एसआई की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से उपसाला भी है। उपसाला इज़ लाइक आफ्टर लुंड इज़ द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एसआई स्कॉलर्स। और मेरे ख्याल से बात यूनिवर्सिटी से ज़्यादा आपका एग्जैक्टली कोर्स कंटेंट एंड इट्स रेलिवेंस टू योर वर्क एक्सपीरियंस बहुत मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो पूरी एसआई की लिस्ट में आपको सिर्फ एक ही नजर आएंगे, और मे बी यू थिंक दैट दीज आर नॉट समथिंग जो एसआई प्रेफर करेंगे, बट इफ दैट इज रेलेवेंट टू योर करियर एंड योर एजुकेशन, प्रीवियस एजुकेशन, तो डेफिनेटली आई गेस ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो वेट एवर यू हैव डन इन योर previous degrees and in your previous experience, you have to link that with that course, और फिर जो SDGs हैं, that are very important factor। तो अगर आप इन अपने कोर्स कंटेंट्स, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को किसी SDG के साथ लिंक करते हैं प्रॉपर, क्योंकि मैंने अपनी एप्लीकेशन में प्रॉपर आइडेंटिफाई करके SDGs लिखे थे कि किन SDGs के साथ ये मेरी एप्लीकेशन रेलेवेंट है, तो आई गेस दैट हेल्प्स अ लॉट। सो इट्स ऑल्सो गुड कि आप SDGs को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। अगर आपका कोई भी जॉब एरिया ऐसा है जो किसी एक स्पेसिफिक SDG के साथ ज़्यादा रेलेवेंट है, तो यू कैन कोट दैट SDG एज वेल। सो आई गेस दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो मेरे साथ भी यही था। मैंने, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस is not very verbally not very relevant to sustainability or something, but SDG का एक proper goal है, that is called innovation and industry and innovation. So that innovation part is something which IT is bringing into every field। और अगर आप उसको इस तरीके से लिंक करेंगे कि किस तरह आपका कंप्यूटर साइंस का एक्सपीरियंस जो है वो किन इंडस्ट्रीज में ब्लूम कर रहा है, किन इंडस्ट्रीज में आप जो है वो इनोवेशन लाना चाहते हैं, तो आई गेस इवन कंप्यूटर साइंस एंड IT फील्ड्स आर रेलेवेंट टू SDGs। सुंदर साहब का ये वाला पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड है। अभी ये क्वेश्चन जो हमारे किसी व्यूअर ने किया है, अली सैयद साहब ने, कि विल दे प्रेफर कंप्यूटर साइंस फील्ड। तो फील्ड एज सच मैटर नहीं करेगी, वो ये देखेंगे कि आपके कोर्स के कंटेंट्स और SDGs का क्या ताल्लुक है आपस में, Exactly। और आपने उसको एलेबरेट भी करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। जी, और आपने तो प्रॉपर लिंक करना है उसको, क्योंकि उस लिंकेज से आई गेस दे विल गेट अ बेटर आइडिया कि यू आर अवेयर कि आप SDG के किस गोल को सपोर्ट करते हैं, किस गोल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। किस गोल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप तीनों का कंसेंसस ये है कि शायद यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। आई गेस लीस्ट मैटर करती है, बट कोर्स कंटेंट और SDG आर ऑन अ हायर प्रायोरिटी। और यहाँ तक मैटर करने की बात है तो इस टाइम हम ये भी मेंशन करते जाते हैं कि इसमें जो है आपका CGPA भी मैटर नहीं करता, राइट। एग्जैक्टली। जी जी। तो जो दूसरे टाइप है स्कॉलरशिप की, जो कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, जिसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी फ़ी वेव ऑफ होती है, आपको कोई मंथली स्टिपेंड नहीं मिलता, उसमें CGPA मैटर करता है। Yes। लेकिन उसकी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, SDGs की या उसकी कोई वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी अगर आयशा आप अपने प्रीवियस एजुकेशन, अपने प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, उन चीज़ों के थोड़ा सा एनालाइज करें और हमें बताएं कि उसमें क्या ख़ास चीज़ें ऐसी थीं जिन्होंने मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया आपको ये स्कॉलरशिप विन करने के लिए। जी बिल्कुल। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आई हैड क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मैं शुरू से, जब से मैंने करियर स्टार्ट किया, वो मेरा लकीली एंटरप्रेन्योरियल लैंडस्केप से था, और फिर मेरी मेन जॉब के साथ ऑन एंड ऑफ थ्रू वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस मैं कनेक्टेड रही हूँ एंटरप्रेन्योरियल लैंडस्केप से। तो आई थिंक वो लिंक जो शाहपारा और सुंदस दोनों ने मेंशन किया कि वो लिंक होना चाहिए, वो लिंक था बहुत स्ट्रांग। फिर मैं खुद डायरेक्टली एज एन इनेबलर काम कर रही हूँ, थी, अभी भी कर रही हूँ। माई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप इज ऑलरेडी स्टिल वर्किंग इन द लैंडस्केप के ज़्यादा खवातीन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करें। सो दैट हेल्प, मैंने नंबर्स के थ्रू उसको शो किया कि टिल नाउ मैंने 200 एंटरप्रेन्योर्स को इनेबल किया है, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को इन पाकिस्तान। सो आई थिंक दैट वाज अ बिग थिंग कि मैं उन्हें कुछ दिखा सकी कि ये काम मैं कर चुकी हूँ। अलॉन्ग विद दैट आई थिंक मेरी जो एंगेजमेंट्स थी विद डिफरेंट
ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, जैसे आई एम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल शेपर्स लाहौर, सो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक चैप्टर है, सो दैट हेल्प। एंड देन फिर मेरा अपना मेन जो जॉब थी उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम करती रही हूँ, कम्युनिटी एजुकेशन पे काम करती रही हूँ। थ्रू आउट कोविड मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था कम्युनिटी एजुकेशन पे। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो जो लिंक करके जो है वो मेरे कोर्स के साथ अच्छी तरह से कंबाइन हो गई थी। अच्छा आशा, मैं नोट कर रहा हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा वॉलंटियर काम किया है, तो आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है ये करने के लिए? बस आई थिंक आप ये समझ लें कि कुछ लोग होते हैं जिनको शौक होता है कि एक्स्ट्रा एंगेजमेंट्स लें, बट आई थिंक मेन जॉब से ज़्यादा मैं एंजॉय करती हूँ वॉलंटियर वर्क। जब पूरा दिन थक के हम जब घर जाते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें जब बंदा देखता है कि किसी की लाइफ में कोई डिफरेंस, जो बहुत क्लीशेड बात है बट स्टिल कोई डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, दैट हेल्प्स। दैट हेल्प्स। और अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँ इसी से रिलेटेड, कि आप ये सारा काम कर रही थी, तो आपके ज़हन में ये ख्याल कैसे आया कि आपको ये वाली चीज़ें आपकी अपनी एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करनी चाहिए? आपको ये गाइडेंस कहाँ से मिली मैं या आपको ये बताती हूँ कैसे आपको, पता जी चला? जी बिल्कुल। सो जब मैं अप्लाई करने लगी थी, मैंने बड़े एंड पे अप्लाई किया, विच इज़ नॉट समथिंग आई वुड रिकमेंड एनीवन एल्स टू डू, बट मैंने क्योंकि काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स में पहले अप्लाई किया हुआ था, तो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी थी। बट एट दैट पॉइंट इन टाइम जब मैं अप्लाई कर रही थी, मेरा बहुत बुरा राइटर्स ब्लॉक चल रहा था। सो और मेरी एप्लीकेशन की डेडलाइन 5 दिनों में थी, तो मुझे सारा कुछ इकट्ठा करना था। लकीली आई हैड अ वेरी नाइस कोलीग जिनसे मैंने डिस्कस किया कि मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा अभी चीज़ों इकट्ठी करने में, एंड आई जस्ट डिड अ 30 मिनट्स डिस्कशन विद हर। और उस 30 मिनट्स में उन्होंने मुझे हेल्प किया कि स्ट्रक्चर करो अपनी चीज़ों को, तुम ये बातें करियो, इसको इस तरह से कंबाइन करो, एंड वो एप्लीकेशन में कर पाई थी टाइमली सबमिट वगैरह। सो वो उसने हेल्प किया। सो टॉकिंग टू पीपल एक्चुअली रियली हेल्प्स, क्योंकि उन्होंने मुझे फिर हेल्प किया कि तुम ये बात करियो, थीम आइडेंटिफाई करो, इस थीम को इस तरह से लेके चलो। सो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। राइट। जी शाहपारा, सेम क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा है फील्ड में, बिकॉज मैंने सिर्फ 3 साल ही काम किया है आफ्टर माई ग्रेजुएशन। बट बिकॉज आई वॉज फ्रॉम आर्किटेक्चर बैकग्राउंड और मैं एनजीओ के साथ काम करी थी, तो हमारा जो ज़्यादा काम था दैट वॉज लिंक्ड टू community development and also mainly with the women empowerment, which is not the women empowerment, but the community development is a direct goal of sustainable development goal 11 कहलाती है, sustainable communities and cities. अब उसके साथ जो था मेरा काफ़ी ज़्यादा वर्क जो था एक किस्म से लिंक कर रहा था, तो उस चीज़ को जब मैंने देखा, सो आई रियलाइज्ड कि दिस इज समथिंग आई कैन इवन टेक फॉरवर्ड इन माय एप्लीकेशन। सो आई डिड डेवलप माय स्टोरी अराउंड द सेम थिंग, बिकॉज आर्किटेक्चर और जो आपका अर्बन प्लानिंग है, दोज आर स्लाइटली लिंक, लेकिन उनका बीच में डिस्कनेक्ट भी आ जाता है आपका काफ़ी। तो आप जब आर्किटेक्चर से आप प्लानिंग की तरफ जाते हैं, तो आपको एक किस्म से आप बताना भी पड़ता है कि भाई आप ये ट्रांजिशन कर क्यों रहे हैं ना। तो वो बिकॉज मैंने अर्बन डिज़ाइन के भी प्रोजेक्ट्स किए हुए थे इन कराची, सो आई जस्ट ट्राई टू build up my story accordingly, and I think I had the other documents to back up my story too. So that's how I feel it worked out for me. And इसके अलावा आई जस्ट एड इन, इवन इफ यू डोंट हैव बहुत सारे सालों का काम, अगर आपने भले 2 साल जो रिक्वायरमेंट है ना एसआई की, आपने वो 2 साल रेलिवेंट काम किया हुआ जो आपको लग रहा है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक कर सकते हैं, डू अप्लाई, डोंट बी ओवरवेल्म। बिकॉज मैं जब शुरू में अप्लाई करी थी, तो आई वाज आल्सो लुकिंग अप लॉट ऑफ वीडियोस यूट्यूब पे कि कैसे करे लोग, एंड आई वुड बी लाइक ओ माय गॉड इन्होंने क्या क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। सो आई लिटिल डिस्करेज कि यार नहीं, मे भी नहीं होगा मेरा, बट डोंट फील डिस्करेज, गिव इट अ शॉट, बिकॉज आई थिंक भले आप थोड़ा सा भी काम करते हो, इफ इट्स रेलेवेंट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आपने एक कीवर्ड मेंशन किया, स्टोरी। यस स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग, स्टोरी यस। राइटिंग। तो ये चीज़ जो है ना, ये काफ़ी फैसिनेट करती है इन जनरल सबको ही। तो अगर आप कोई इसी मौके पे एक कोई अच्छी टिप दे सकें, गाइडलाइन दे सकें कि आपने किस तरीके से एक अच्छी स्टोरी नरेट की अपनी एप्लीकेशन के अंदर? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब स्टोरी का सीन ये होता है आपका कि पीपल आर आस्क्ड टू राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट, तो वो कुछ ज़्यादा पर्सनल हो जाता है उसमें। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे आपकी स्टोरी का पार्ट आता है। अब स्टोरी जो मुझे स्ट्रक्चर मैं समझी हूँ आफ्टर अप्लाइंग फॉर सो मेनी इयर्स, इज दैट आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दो फ्रॉम प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव,
फिर आप बताते हो कि आपका गोल क्या है और आप किस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो इवेंचुअली, और आप पढ़ाई आपको किस तरह से हेल्प करेगी और आपका फाइनल करियर गोल क्या है। तो ये जो स्टोरी है ना, अब ऐसा स्कॉलरशिप है बिकॉज आपने 3 डॉक्यूमेंट्स फिल करने थे, एक आपका पर्सनल स्टेटमेंट होता है, वर्क एक्सपीरियंस होता है, आपका लीडरशिप एक्सपीरियंस होता है। अब इसको 2 तरीके हैं देखने के, या तो आप उनको एज़ 3 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, या आप उसको एज़ अ लॉन्ग ऐसे देख सकते हो जिसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके सबमिट कर रहे हो। तो मेरा जो स्टोरी का पॉइंट था वो यही था कि मैंने उसको एज़ अ 3 पार्ट ऐसे देखा। सो आई यूज्ड माय वर्क एक्सपीरियंस एंड माय लीडरशिप एक्सपीरियंस टू सपोर्ट माय कंक्लूजन। माय कंक्लूजन वाज़ माय पर्सनल स्टेटमेंट। तो उसमें मैंने वो सारी चीज़ें बताई कि अच्छा मेरा ये इस चीज़ में शौक है, मुझे उसमें ये चीज़ पता चली है, एंड दिस इज़ हाउ आई वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, इसलिए मैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही हूँ और इवेंचुअली दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। तो मेरी स्टोरी कुछ इस तरह से बनी थी और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको फिर सपोर्ट कर रहे थे। सो व्हेन समवन टेल्स यू कि आप स्टोरी लिखें, ऑनेस्ट स्टोरी लिखें, तो बी लिटिल प्रोफेशनल अबाउट इट। Right. Yes. Be a little professional about it. Yes. Very good. So same question to you, Sundus, please. ओके, सो आई गेस बहुत सारे पॉइंट्स आई ऑलरेडी आयशा और शाहपारा ने मेंशन कर दिए हैं कि व्हाट कुड बी इन द बैकग्राउंड जो आपको ऐसे में हेल्प कर सकता है। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग है, नो मैटर आपने जितने भी ईयर्स काम किया हो या आपका एजुकेशन का क्या पैटर्न रहा हो, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेकिंग गुड कनेक्शंस, क्योंकि आपको एसआई के अदर देन पर्सनल स्टेटमेंट लेटर्स, अदर देन योर पर्सनल स्टेटमेंट या मोटिवेशन लेटर, एसआई के सारे लेटर्स आर रेलिवेंट टू पीपल, and if you have good connections with the people, they are going to give you good references and also they are going to give you things on time, क्योंकि ऐसा ही है, क्योंकि टाइम फ्रेम या विंडो बहुत छोटा होता है। इफ वी टॉक अबाउट द लेटर्स, तो वो लेटर्स अगर आपके पास बहुत अच्छे और गुड कनेक्शंस है तो इट इज कन्वीनियंट टू गैदर दोज इन टाइम। सो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, ट्राई टू हैव अ गुड कनेक्शन विद योर मैनेजर्स, योर एचआर, so they can on time help you on that. So also जो आपके different connections हैं, I guess that help you and motivate you a lot. So just keep talking to people, just try to build also your story about कि किस तरीके से आपको ये community या network help करता है। ऐसा ही encourages people a lot to get into communities. So I guess I had worked with a lot of communities अपनी education, or even during my education and during my work experience as well. I had worked with GDG Samba, that is a chapter from Google. So and also Women Tech Makers, so that is also a part of an initiative of Google. तो ये सारी चीजें obviously at that time you do not get anything out of it and it seems like a waste of time, or maybe it seems like too occupying things. So आप अपनी convenience के हिसाब से करें, but do engage in such activities, क्योंकि at times they help you a lot. मुझे last year भी मैंने अप्लाई किया था, though I could not get the scholarship, and उसके बाद जब मैंने इस साल अप्लाई किया तो I had some more connections from which I could get help. So making connections and good networks in your work experience and also with your academic teachers and professors, I guess that helps you a lot. So I was lucky enough to get in contact in time with them and also get proper responses from them. टोटली एग्रीड। और ये मेकिंग कनेक्शन वाली चीज़ जो है ना, आपको इधर स्वीडन में भी फ़ायदा देगी। आपको यहाँ पर भी आप लोगों को अच्छे कनेक्शन बिल्ड करने हैं। देखो, अच्छा, मैं आपने एक जी जी छोटी सी चीज़ ऐड करना चाह रही थी। जी जी जैसे सुंदस ने कहा कि रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। एक चीज़ एसआई के लिए इम्पोर्टेंट की है कि उन्हें रेफरेंसेस हैंड साइंड और स्टैम्प चाहिए होते हैं। सो उसमें लास्ट मोमेंट तक का वेट ना करें। जिन्होंने भी अप्लाई करना है, गेट इट एज अर्ली एज पॉसिबल। एक हफ्ता पहले का टारगेट करें, बिकॉज फॉर श्योर वो एक चीज़ जो है वो आपकी एप्लीकेशन नहीं सबमिट करने का कॉज बन सकती है, बिकॉज उनको हैंड साइंड और स्टैम्प चाहिए होते हैं रेफरेंसेस। हाँ, सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ये आई थिंक आई सफर्ड फ्रॉम दिस बिकॉज मेरा जो था ना, लास्ट ईयर मैंने भी अप्लाई किया था, अ ईयर बिफोर दैट एक्चुअली। और जो मेरे रेफरी थे उन्होंने अपने ऑफिस के लेटर पे मुझे रेफरेंस लेटर दे दिया। फिर मैंने उनको से वो फिक्स कराते कराते लास्ट डे आ गया, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही, लेकिन बाकायदा मुझे 5 घंटे लगे थे एक लेटर अपलोड करने में, क्योंकि लास्ट आवर्स थे और इतना ट्रैफिक बढ़ गया था वेबसाइट पे, वेबसाइट क्रैश हो रही थी। आप एक क्लिक करके आपने घंटा बैठना पड़ा था कि पेज खुले हुआ, फिर आप सबमिट करो। सो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, ट्रस्ट मी। जी एग्जैक्टली। ये तो कोई भी चीज़ आपने सबमिट करनी है और कोई डेडलाइन है तो आखिरी दिन का कभी इंतज़ार ना करें। बिल्कुल। आखिरी दिन वेबसाइट्स हमेशा क्रैश करती हैं, चाहे कोई भी हो।
राइट। और ये क्वेश्चन भी था मरियम की तरफ से कि ये जो आपने लेटर्स लेनी है ये और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, तो एज ए सर्टिफिकेट आपने शो करना है कि आपने वॉलंटियर काम किया हुआ है। तो वो पूछ रही थी कि क्या इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, तो आई गेस कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं नहीं किस तरह शो करना है कि नहीं, वो ऐसा ही का अपना एक पैटर्न है, ऐसा ही हम्म, अपने टेम्पलेट्स देते हैं, उन टेम्पलेट्स के ऊपर यू हैव टू गेट द स्टैम्प एंड सिग्नेचर. सो आई गेस दे डू एग्जैक्टली। नॉट आस्क यू फिजिकल or something other than those documents. Those are just complimentary if you add, but I guess they do not even see those documents other than those letters जो वो उन्होंने मांगे हैं, और वो letters already templates SI के website पे, and you need to get everything on those letters. So that is why I said कि it is important to get it from your connections in time, and yeah, and also this stamped and signed both. हाँ, और एक बात ये भी है कि इवन दो पोर्टल जो है उनका ऑफिशियली 10th of Feb को खुलेगा इस साल के लिए, लेकिन जो आपके टेम्पलेट्स हैं वो आपका आई थिंक एक महीना पहले ओपन हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है उनके वेबसाइट से. तो आप जितनी जल्दी कोशिश कर सकते हैं उनको पहले आप रीच आउट कर लें अपने रेफरेंस वगैरह को और डाउनलोड कर लें, क्योंकि आखिरी जो 10 दिन होते हैं उसमें अगर आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट पे फोकस कर सके तो वो बेहतर ही रहेगा. जी, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। आयशा, मैं आपकी तरफ जाऊंगा और आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऐसे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में क्या है और आपने उसको कैसे प्रिपेयर किया? आप इसको डिटेल से बता सकते हैं ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए डॉक्यूमेंट था, आई थिंक वो पर्सनल स्टेटमेंट थी, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा उसी चीज़ को एवेलुएट करते हैं. वही चीज़ है जो आपका पूरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस को टाई टुगेदर करती है, तो बहुत ज़रूरी है. एंड फॉर मी, जैसे मैंने कहा कि मेरा थोड़ा सा डिफिकल्टी इसलिए थी कि मैं थोड़ा एंड पे अप्लाई किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले अप्लाई करना चाहिए. बट आई डिसाइडेड टू अप्लाई एट द वेरी लास्ट मोमेंट. बट मुझे फ़ायदा ये था कि मैं पहले अप्लाई करती रही थी, तो आई हैड सम आइडिया कि मैंने पर्सनल स्टेटमेंट में क्या लिखना है. Another thing that helped was my colleague जिन्होंने हेल्प किया था मुझे स्ट्रक्चर करने में. बट पर्सनल स्टेटमेंट में मुझे लगता है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर दी, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सारे एक्सपीरियंस और एजुकेशन को टाई टुगेदर किस तरह से करते हैं. आप किस तरह से सब चीज़ों को एक अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप क्या गोल, आपकी स्टडीज़, आपका एक्सपीरियंस और फिर आपका फ्यूचर गोल जो भी है उसको किस तरह से आप दिखाते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं. एंड उनको ऑब्वियसली प्रूफ चाहिए होता है कि जो आप बातें कर रहे हैं वो सिर्फ आप हवा में नहीं कर रहे हैं, आपने कुछ उस एरिया में काम किया है. सो वो सारी चीज़ों को इकट्ठे टाई टुगेदर करना बहुत ज़रूरी है. एंड देन सेकेंडली, आई थिंक आपकी सीवी जो है वो जो फॉर्मेट एसआई ने दिया है उस पर बनाना बहुत ज़रूरी है, और उस सीवी में भी अपने जॉब के इम्पैक्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है. जो सीवी हम नौकरियों में इन जनरल सबमिट करते हैं उसमें हम जेडी दिखा रहे होते हैं. सो अगर हम जेडी दिखाएंगे तो ऑब्वियसली उन लोगों को नहीं पता चलेगा आपने अचीव क्या किया है. सो ज़्यादा बेहतर है कि सीवी में अपनी अचीवमेंट्स को रिफ्लेक्ट करें, और उनको बताएं, कम्युनिकेट करें थ्रू योर सीवी के हर एरिया में आपने किस तरह से काम किया है. सो आई थिंक ये चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है. Awesome. Please, Shahpara, same question. I think I'll build upon what Ayesha has just said, because I also feel कि personal statement is like most important one. और जो ये सीवी की बात करी है, तो मैंने देखा है अक्सर जो लोग हैं ना जब अप्लाई करते हैं तो उन्होंने जो सीवी में लिखा होता है ना वही चीज़ फिर से पर्सनल स्टेटमेंट में लिख रहे होते हैं. तो ये जो है बिग नो नो होता है, सो डोंट डू इट. आपने जो सीवी में लिखा है वो आपकी अलग से इन्फॉर्मेशन जाएगी उनके पास. आपने जो आपकी रेफरेंस जो आपको लिख के दी चीज़ें, जो आपने वर्क एक्सपीरियंस और लीडरशिप एक्सपीरियंस में लिखा है वो भी आपके अलग से जाएंगी. अब जो आपका पर्सनल स्टेटमेंट है वो आप भले उसके कीवर्ड्स भले आप टाइप कर लें साथ में, लेकिन मेक श्योर आप सेम चीज रिपीट ना करें, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट में जो एक और मसला जो मुझे फील हुआ तो ये था कि आपको वो 150 कैरेक्टर्स देते हैं, विच इज रियली रियली शॉर्ट नंबर ऑफ वर्ड्स विद स्पेसिंग, कि आपने 150 कैरेक्टर्स विद स्पेसिंग में आपने अपना पूरा लिख के बताना है आप क्यों करना चाह रहे हो ये चीज. तो अगर उसमें आप फिर अपनी सीवी की चीजें रिपीट करोगे, आपने जो वर्क में लिखी हुई है वो चीजें रिपीट करोगे, तो सो यू लूज ऑन अ लॉट ऑफ वर्ड्स. सो बी प्रिसाइज एंड अगेन डोंट डू इट एट द लास्ट मोमेंट. ला सकते हो आप बनाओ, और अगर आपको फीडबैक चाहिए किसी से आप लो, लेकिन डोंट टेक टू मेनी फीडबैक्स. पिक वन पर्सन जिसको पता है आपने किस तरह का काम किया और जिसको आपकी फील्ड की नॉलेज भी है, आप उससे फीडबैक लो. और एक आप फीडबैक में भी किसी से ले सकते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड सम, जस्ट टू गेट एन इनसाइट ऑन द प्रूफ रीडिंग इन दिस एकेडमिक पार्ट, कि स्ट्रक्चर उसको किस तरह से करना है फॉर इंस्टेंस.
but make sure the content है आपका it should be tied in terms of its theme, but it should not be a repetition of what you have already submitted in other documents. जबरदस्त जी सुंदर सेम क्वेश्चन Okay, so yeah, I agree with both of them. के personal statement that is the most critical document. जिस document में आपने अपने सारे experiences and अपनी सारी motivation को जो है वो कुछ characters में करना होता है. I guess that's 150 words or 1000, but obviously you do not have to mention everything जो आपने अपने career में की है, or you do not have to mention all the information जो आप already अपने references में ले चुके हैं या CV में ले चुके हैं. Obviously be precise about how you want to motivate, and every statement, like every sentence of your personal statement should be ending in a motivation note, so that जो भी उसको पढ़ रहा है, they get an idea that how motivated and pumped you are to come here in Sweden. But if I talk about my personal experience, मेरे लिए जो एक थोड़ा सा गेम चेंजर रहा है डॉक्यूमेंट, दैट वाज माय रेफरेंस लेटर फॉर द वॉलंटियर एक्सपीरियंस. दैट वाज द ओनली लेटर जो मेरे लास्ट ईयर की एप्लीकेशन से इस एप्लीकेशन में डिफरेंट था. एंड वो भी obviously I had the similar application, I had similar people to give reference to me, but as I said कि मुझे इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा जो लास्ट ईयर इनकन्वीनियंस हुई थी वो स्टैम्प की वजह से हुई थी. सो दैट इज़ वाई आई फिगर्ड आउट एन ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मैंने ऑल्दो बहुत लंबा काम नहीं किया था. इट वाज जस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स, एंड दैट वाज आल्सो फॉर ओकेजनली, and also that was not relevant to my JD, but they gave me a reference with a proper stamp. So I guess that reference letter also helps you a lot. Although that मैंने लास्ट ईयर जो अपने एक वर्क एक्सपीरियंस लेटर के साथ जो रेफरेंस लेटर है वो मैंने लिया था, जो एज ए मेंशन अर्लियर कि मैंने GTG इस्लामाबाद के साथ काम किया, वुमेन टेकमेकर के साथ काम किया. ऑल्दो दैट वर्क वाज सुपर एक्सटेंसिव एंड दैट वर्क वाज like very good to mention in the application, but since they are a private organization and also it is just a community with no stamp, so I guess that was something which I could identify कि मेरी application में could be a gap. मैंने वो नोटरी से स्टैम्प करवाई थी obviously, but obviously ऑर्गेनाइजेशन की जो अपनी स्टैम्प है that has a different impact. सो मैंने जो इस साल अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी उसमें जो मेरा रेफरेंस लेटर था दैट वाज फ्रॉम जमीला सुल्ताना फाउंडेशन. दैट्स अ ब्लड डोनेशन NGO, and I guess although it was not directly linked with my application or directly linked with my career perspective, but the letter had its impact. So I guess that is also very important, that you keep track on what you have been doing with people and how it can help you at that time. So all the letters are important, but I guess motivation letter and then your reference letters are critical. सुंदर आपके लिए क्वेश्चन है स्पेशल. जी जी. ये थोड़ा नॉन पाकिस्तानी नेम है, बिल एंडरसन. Okay. Since you are an IT, how does your experience in IT field is related to SDGs? If you can answer in English, please. Yeah, sure, definitely. ये मेरे ख्याल से at once it is difficult to identify कि वो किस SDG के साथ जाता है, but as I mentioned कि IT में You might need to answer it in English. Okay. So as you know that it is very difficult to connect it with SDG directly, but obviously once you are working in IT, you are working in a some domain. Maybe I was working in healthcare earlier for like 5 years, and I guess I got to understand the healthcare domain, and I know how healthcare is important in SDG. Same goes with IoT devices and human resource management. So I guess you do not have to directly link it with your computer science course or maybe data science course or business analytics, but I guess the domains you have already worked on, I guess that can help you link with the SDGs. I recently worked with an IoT organization. Like my recent organization was working on smart home systems, and I guess that smart home innovation helps you a lot in saving energies and saving water and saving different you can say things, and that directly links with SDGs. So I guess you can build a bridge with your domain
if you're working in IT, so that will help you a lot. If you're building a website for something very specific, I guess that specific thing can have a link with SDG. So just find out and talk to people that how it could be relevant for the betterment of people. So I guess everything at the end is working with people, and working with people is part of SDGs. I Perfect. think I will Perfect. add to that because, as Sundus mentioned, from her experience, we also have a course in sustainable urban planning and design that has to do with involvement of IT towards sustainable building, for instance. So I like if I were to see IT in an isolation, I wouldn't have been able to like really draw the links to SDG. But as she has mentioned, Anil, if you try to see relationship of it with something in terms of the goals that have been set out, you can always link it very well. And of course, then your work experience, etc., supports it eventually. Yeah, also I would like to add on to the same thing, because since we're in Sweden, once we're here, we now see that they look at this specific part, how your maybe a very small role can impact in the bigger picture. So you just need to see how it links, and whatever you do, you are making definitely making an impact. So just impact, just so look what area you're making an impact in, connect it with something. परफेक्ट। अच्छा, अब हम लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हम तीनों से करेंगे। ऑफ कोर्स मैंने ये स्कॉलरशिप कभी अप्लाई नहीं किया, मैंने विन नहीं किया, तो मैं उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरा हूँ। तो हो सकता है कि मैंने आपसे पूछने में कोई ना कोई चीज़ मिस कर दी हो, या मैं सही तरीके से पूछ ना पाया हूँ। इसलिए मैं एक दफ़ा आप सबको जो है ना अपॉर्चुनिटी दूंगा कि स्टार्टिंग विद आयशा, कि आप समराइज़ कर दें कि लेट्स से एक स्टूडेंट है जो कि अप्लाई कर रहा है ऐसा स्कॉलरशिप आगे स्वीडन के लिए, तो क्या ख़ास गाइडलाइंस हैं, क्या ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको लगता है कि हर स्कॉलरशिप एस्पायरेंट को नज़र में रखनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए? फॉर मी आई थिंक जैसे हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं तो थोड़ा सा रिपीटेटिव होगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको क्लियर होना चाहिए आपका वर्क एक्सपीरियंस किस तरह से आपके चोजन फील्ड के साथ जाता है। एसआई की लिस्ट जो पब्लिश हो चुकी है अभी मास्टर्स की, उसको ज़रूर थॉरली देखें किस तरह से आपका करंट एक्सपीरियंस लिंक कर रहा है और टू द डिग्री। सेकेंडली जैसे हमने कहा कि रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं, टाइमली कनेक्शंस इस्टेब्लिश करके बेशक अभी से लेना शुरू कर दें, सो दैट आपके पास रेडी हो, बिकॉज जिनसे भी आपने रेफरेंस लेने वो डेफिनेटली बहुत बिजी लोग होते हैं, सो वो टाइम लेंगे, सो उनको उनका टाइम देते हैं डेफिनेटली। जिसका रेफरेंस मैटर करेगा वो लाजमी बिजी होगा। बिजी होगा। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है मेरी एप्लीकेशन में एक चीज़ बेहतर ये भी थी कि मैंने बहुत सीनियर लोगों का के रेफरेंसेस लिए थे। सो मैंने अपनी सोशल एंटरप्राइज की फाउंडर का रेफरेंस लिया था, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर का लिया था, रेफरेंस लिया था। सो आई थिंक दैट ऑल्सो मैटर्स कि कितना सीनियर इंसान है जो आपको रेफरेंस दे रहा है। फिर उसके बाद जो है आपके टाइमलाइंस इंपॉर्टेंट हैं, एंड देन जैसे शाहपारा और सुंदस दोनों ने कहा कि एसडीजी से उनको आप किस तरह लिंक करते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स कितने लिंक करते हैं आपकी करंट डिग्री के साथ, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जी शाहपारा, सेम क्वेश्चन। I think I will add to that, and I feel that in terms of references, I will also add that कि आप जिन लोगों से ले रहे हैं, मेक श्योर वो आपको सही से जानते हो, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस है ना जो आपको रेफरेंस में लिखने होते हैं इवेंचुअली वो काफ़ी पर्सनल लेवल पे होते हैं कि हाउ डू यू थिंक ये बंदा इस चीज़ में आगे काम कर सकता है। तो अगर आपको कोई जानता नहीं है इन टर्म्स ऑफ योर वर्क कैपेसिटी, तो वो ऑब्वियसली बात हो, एक जेनेरिक सा आपको कुछ लिख के दे देंगे, विच आई डोंट थिंक हेल्प्स यू इवेंचुअली इन द स्कॉलरशिप। सो मेक श्योर जिनसे आप ले रहे हो, इधर आप उनको खुद से टेम्पलेट बना के बता दो कि ये पॉइंट्स प्लीज मेंशन करें, मेरे वर्क में रह चुके हैं, या आप अपने ऑफिस में किसी ऐसे बंदे से करवा लें जो आपको सुपरवाइज कर चुके हो। फॉर इंस्टेंस जब मैं काम कर रही थी तो मैंने अपने बॉस के बजाय मैंने अपने सुपरवाइजर से लिखवाया था, बिकॉज आई न्यू कि मैं उनसे ज़्यादा कॉन्टेक्ट हो रही हूँ तो उनको ज़्यादा पता होगा कि मेरा कहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ है, कहाँ पे मेरी वीकनेसेस, फॉर इंस्टेंस। So I think he was able to write me a much more thorough and more personal, I would say, reference rather than a generic one जो मुझे boss से maybe मिल जाता। So एक तो ये चीज़ हो गई, और जो दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, मैं यही बोलूँगी कि आप टाइम से स्टार्ट करें अपनी एप्लीकेशन, और इवन अगर आपको लग रहा है कि आपका एक्सपीरियंस एसटीजी से मे बी डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, you can always argue that now because आपने इतना एक्सपीरियंस इस चीज में कर लिया, तो अभी आप क्वेश्चन करो कि यार मैं एसटीजीज के लिए क्या कर रही हूँ, फॉर इंस्टेंस।
तो now you can also say that because you have been on this track, आप switch करना चाह रहे हो इसलिए आप ये चीज करना चाह रहे हो. So you can try your luck out. I would say so. Don't feel discouraged कि अगर आपका directly link नहीं हो रहा. But even if you feel at this point कि नहीं जो मैं चीज कर रही हूँ गलत हो रही है and I want to change my track, you can always put up that narrative too, because that's also a good profile from a perspective कि you have been reflective about your actions. So that's also a good thing to do. So I believe if you want to bring in a change, that is. गुड. जी सुंदस. अच्छा, मेरे पास बहुत सारी टिप्स हैं आई गेस, जो मैंने, क्योंकि एज सेड कि मैंने पिछले साल भी अप्लाई किया था एंड आई आइडेंटिफाइड अ लॉट ऑफ फ्लॉज इन माय लास्ट एप्लीकेशन. सो आई ट्राई टू कीप देम इन माय माइंड सो दैट आई कुड शेयर विद द फ्यूचर एस्पायरेंट्स. उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि whenever you are doing something in your career, like earlier in your career, even right now, तो you have to document it somewhere. क्योंकि जब आप get close to the deadlines, or when you have 2 or 3 months to do something, I guess a lot of things which you have done and which could have an impact, भूल जाते हैं, लोगों के माइंड से निकल जाता है, या जो है वो इट्स डिफिकल्ट टू रिकॉल के उसका क्या ऐसा इम्पैक्ट था दैट कुड हेल्प. सो आई गेस whatever you are doing even right now, try to add that in your CV, maybe in your LinkedIn profile, anywhere, just document it ताकि जब भी आपको फ्यूचर में जरूरत पड़े तो that would be helpful. So last year से इस year तक whatever I did additionally from my previous application, I wrote it down so that whenever I'm starting my application, I should be having points handy to add into my application. I guess ये चीज़ मुझे लगता है कि बहुत important है. फिर एज आई गेस शाहपारा ये पॉइंट पहले मेंशन कर चुकी हैं, बट आई गेस आई वुड एम्फसाइज दैट कि आप you cannot remember everything you have done, so talk to people who have worked with you, talk to people who have studied with you, talk to people around. Even I ask my sisters, क्योंकि उन्हें कोई ऐसी चीज याद हो सकती है जो मुझे नहीं याद कि मैंने की हुई है. तो आई गेस दैट कैन हेल्प यू अ लॉट इन गेटिंग ऑल द पॉइंट्स. ट्राई टू ड्राफ्ट योर एप्लीकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल. उसमें सब चीजें, बेशक कोई स्ट्रक्चर ना हो, बुलेट पॉइंट्स में लिख लें जिस तरीके से भी है. सो व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग इट विद कंसंट्रेशन, you have everything handy to add into and to you can say manipulate those words instead of just end time पे सिर्फ एप्लीकेशन अगर लिखने बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके माइंड से निकल जाएंगी. तो आई गेस दैट इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग जो मुझे लगता है कि हर एप्लीकेशन लिखते हुए आपके माइंड में होनी चाहिए. सो या जस्ट डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. सुंदर, चूंकि आप आईटी फील्ड से हैं तो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन भी आईटी फील्ड से रिलेटेड है कि अगर किसी ने डेवलपमेंट में या आईटी फील्ड में जो काम किया हुआ है, लेट्स से वो गिटहब है या कोई ऐप डेवलपमेंट है या इस किस्म का काम है जिसकी ऑनलाइन आप एक प्रूफ दे सकते हैं कि आपने ये किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि उनके लिंक्स भी देने चाहिए स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में, एंड विल दैट हेल्प? मेरे नहीं ख्याल से उस टेम्पलेट में आपको लिंक्स ऐड करना अलाउ करता है, क्योंकि एसआई के जो टेम्पलेट्स हैं उन टेम्पलेट्स में देयर आर वेरी रिजिड रिस्ट्रिक्शंस इवन फॉर वर्ड्स, इवन फॉर कैरेक्टर्स. सो आई गेस दे डू नॉट हैव लिंक्स, बट अगर आपने कुछ चीज मेंशन करनी है तो यू कैन जस्ट राइट इट डिस्क्रिप्टिवली. आई गेस एवरीवन नोज हियर अबाउट लिंक्डइन एंड सच मेजर profiles, so people would search you out if they need to. So I do not think you have to mention any proof of your work experience unless you are already providing the proof of your work experience through stamps and everything. मेरे पास जो reference letters थे उसमें since I worked on some mobile applications and I worked on some websites and some ERP systems, so जो मेरे work experience का रेफरेंस लेटर था उस रेफरेंस लेटर में मेरे रेफरी हैड मेंशन्ड about the special projects I worked on, so he quoted the project. So I do not think उससे ज़्यादा, क्योंकि since he is providing a reference, so I do not think they had to get a proof other than that. So मेरे नहीं ख्याल से कि you need to add links. It's gonna just be waste of words if you are using in your motivation letter or even any of the letters. So okay, I do not think that they even allow you. Okay, that's clear. By the way, सुंदर साहब के लिए ये अप्रिसिएशन आई है आपके प्रीवियस कोलीग की तरफ से. आतिफ साहब को, चैन को मैं जानती हूँ. आई गेस हाँ ही हिमसेल्फ इज इन स्वीडन. हाँ जी, वो इधर गोतनबर्ग में है, इधर मेरे से मिलते रहते हैं. अच्छा, एक और क्वेश्चन जिसको मैं सोच रहा था कि हम आंसर कर सकते हैं, उन्होंने दो दफ़ा पूछा है कि वो पिछली दफ़ा रिजेक्ट हो गया था, तो मेरे ख्याल से अप्लाई कर सकते हैं. अगर पिछली दफ़ा रिजेक्ट हो गया तो इसमें कोई मसला नहीं है.
राइट एंड हाउ लॉन्ग द पर्सनल लेटर शुड बी? आप लोग तो बता रहे हैं कि वो 150 नहीं नहीं 1000 कैरेक्टर्स हैं. 1000 पहले कैरेक्टर. लास्ट ईयर इट वाज यू हैड टू राइट इट ऑन दी वर्ड डॉक्यूमेंट जो ऐसे ही प्रोवाइड किया था आई गेस, बट व्हेन आई अप्लाइड अगेन तो इट वाज अ डिजिटल वर्ड बॉक्स ऑन Yeah. देयर वेबसाइट. राइट. तो इसके ऑलरेडी जो है ना लेंथ उन्होंने मुतय्यन कर दी है, तो उससे बाहर Yes. नहीं जाना चाहिए. ऑलराइट, मेरे ख्याल से वी आर गेटिंग टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस सेशन. हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली और व्यूअर्स, उम्मीद है आपको इस सारी मालूमात से, इस सारे एक्सपीरियंस से जो इन 3 विनर लेडीज़ ने आपके साथ शेयर की, आपको फ़ायदा होगा. और मैं आप तीनों का एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला. ये भी एक तरीके से वॉलंटियर एक्टिविटी है, जिस किस्म की एक्टिविटीज़ की वजह से आपको स्कॉलरशिप मिला. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया. तो अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.